हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की यूनिट 2 होने वाला है, जहां पर हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर सेशन वाइज डिवाइडेड है, जैसे सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 कर करके सेशन 5 तक। तो हम हर एक सेशन को पर्टिकुलरली अलग अलग करके बाइफिकेट करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इससे आपकी पूरी की पूरी सिलेबस जो भी इस यूनिट 2 के अंदर है क्लियर हो जाएगी और कवर भी हो जाएगी। अगर आप बुक नहीं भी पढ़ना चाहते तो आप इस वीडियो के थ्रू अपना कंटेंट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट। बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कंट्रोल ओवर योर इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर। जब आप अपने थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर को कंट्रोल कर पाते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो वो सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे कि आप इस स्टेटमेंट्स में देख भी सकते हो, मैंने मेंशन कर रखा है। एंड वहीं पे इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ये पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनल में कैसे, जैसे कि पर्सनल ग्रोथ हो गया, पर्सनल स्किल्स हो गया। एंड प्रोफेशनल सक्सेस का मतलब कितनी हायर अथॉरिटी तक आप पहुंच पा रहे हो अपने प्रोफेशनल करियर में, उसकी बात की गई है। क्योंकि आप अपने हिसाब से भी अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी करोगे, रियलाइजेशन भी करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि सेल्फ मैनेजमेंट तो नेसेसिटी है कोई भी सक्सेस की। अगर आप सेल्फ मैनेज नहीं हो पाओगे तो आप किसी और को क्या ही मैनेज करोगे। जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने से पहले आपको खुद को मैनेज करना आना चाहिए। उसी से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डिसिप्लिन ठीक होती है और डिसीजन मेकिंग की जो भी कैपेबिलिटी होती है वो भी इनहेंस होता है। फिर हम पढ़ेंगे इसके बेसिक्स में आ जाते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स, जैसे कि ये वो पॉइंट्स है जो कि हमारे रियल लाइफ में हमको हेल्प करता है। जैसे फर्स्ट हमारा आता है सेल्फ अवेयरनेस। हम अपने सराउंडिंग, हम अपने खुद को लेकर कितने अवेयर है। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड बिहेवियर। फॉर एन एग्जाम्पल, थिंकिंग अबाउट हाउ यू हैंडल अ सिचुएशन एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव। एग्जैक्टली, जब आप अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड बिहेवियर को एक्चुअलाइज करते हो, समझते हो, तभी आप किसी सिचुएशन को कैसे टैकल कर पाओगे, उससे आप थोड़ा अवेयर होते हो। एंड अवेयरनेस अबाउट योर इन्वायरमेंट भी बहुत नेसेसरी होता है। फिर सेकंड आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर टास्क, या फिर कोई भी चीज़ ले लो, जब आप खुद कर रहे हो तो मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये हमारे सेल्फ मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। आप जितना रिस्पॉन्सिबल होगे आपका काम भी उतना ही अच्छा होगा। अगर आप इररिस्पॉन्सिबल हुए तो आप, जाहिर सी बात है, आप काम भी नहीं कर पाओगे और आपका काम भी खराब होएगा। एंड थर्ड आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में हम टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे, उससे रिलेटेड हम अपना जो भी गोल होता है उसको डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग टाइम स्लॉट्स में, जिससे कि हम इजीली टाइम बाउंड होके भी अपना काम परफेक्टली कर सकते हैं। अगर हम टाइम को डिस्ट्रीब्यूट ना करें अपने गोल्स के लिए, या फिर अपने टाइम क्या कहते हैं, अपने काम के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, ओवरलैप हो जाते हैं। हम किसी काम में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और किसी के लिए टाइम बचता ही नहीं है। इसीलिए हमको टाइम मैनेजमेंट नेसेसिटी है। इसीलिए आप देखोगे आपके टाइम टेबल भी दिए जाते हैं आपके स्कूल में, जिससे कि कोई कोर्स कंटेंट किसी के साथ मर्ज ना हो जाए। हर एक का अलग अलग टाइम स्लॉट है, उस टाइम पे आप वो सब्जेक्ट पढ़ते हो। इट्स एग्जैक्टली मीन व्हाट टाइम मैनेजमेंट इट इज। देन आता है हमारा लास्ट, अडेप्टेबिलिटी। आप कितने फ्लेक्सिबल हो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन को टैकल करने में। फ्लेक्सिबिलिटी या फिर अडेप्टेबिलिटी हमारे ओरिजिन से ही हमको दिया गया है, मतलब हमारे ओरिजिन से ही हम अडेप्ट होते रहे। अगर हम अडेप्ट नहीं होते तो डायनासोर की तरह शायद एक्सटेंड भी हो जाते हैं। इसीलिए अडेप्टेबिलिटी मस्ट है। ये इंश्योर करता है अगर आपको कोई नया टास्क दिया जाए या फिर आप कोई नए इन्वायरमेंट में काम दिया जाए आपको, इन शॉर्ट, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, वही चीज यहाँ पर भी लिखी है, आप पढ़ सकते हो। तो यही था व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट एंड इसके बेनिफिट्स एंड इसकी इंपॉर्टेंस। तो चलो अब करते हैं हम सेशन वाइज अपने कोर्स कंटेंट को प्रिपेयर या फिर स्टडी। तो फर्स्ट आता है हमारा सेशन 1, स्ट्रेस मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर या फिर इस सेशन के अंदर हम अपने स्ट्रेस को कैसे कैसे मैनेज करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उन सबको देखने वाले हैं। तो पहले स्ट्रेस की अगर बात करें, स्ट्रेस इज योर रिएक्शन टू डिमांड, प्रेशर और थ्रेट। मतलब ये वो आपका इमोशन है जो तब निकलता है जब आप कोई प्रेशर में होते हो, कोई थ्रेट में होते हो। तब आपके दिमाग में जो प्रेशर या फिर रिएक्शन क्रिएट होता है, जो डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फैमिली प्रॉब्लम आ गया यहाँ पर, या फिर फियर ऑफ जजमेंट आ गया, अप्रोचिंग एंड फीलिंग अनप्रिपेयर्ड। जैसे अगर आप अभी की बात करें तो आप टीनेज में हो तो आपको स्ट्रेस होगा, किसी लड़की से बात करने में आपको स्ट्रेस आएगा ही आएगा। या फिर रिजेक्शन का स्ट्रेस आ सकता है, फेलियर का स्ट्रेस आ सकता है, बहुत सारे काइंड्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं। वो सब आप इस उम्र में ज़रूर फील करोगे।
देन अगर इसके इफेक्ट की बात करें तो आप देखोगे इसमें दो इफेक्ट्स हैं, एक पॉजिटिव इफेक्ट और एक नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव की बात करें तो ये आपके डेडलाइंस को मीट करते हुए आपका काम करवा देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, और डेंजर को अवॉइड करने में भी बहुत हेल्प करेगा। अगर आप स्ट्रेस्ड ही नहीं रहोगे, थोड़ा सा तो आपको चिंता रहना ही चाहिए अगर सामने आपके कोई खतरा है। अगर सामने कोई खतरा है, मान लो कोई मारने आ रहा है या फिर कोई स्नेक है जो आपको काट सकता है और आप बिल्कुल लेम बिहेव कर रहे हो, जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो जाहिर सी बात है स्नेक आएगा, बाइट करेगा एंड यू विल बी डेड। तो ये स्ट्रेस भी होना चाहिए पॉजिटिव वे में, जिससे कि आप बच सको या फिर अपना जो भी काम है उसको कर सको। और वहीं पे नेगेटिव स्ट्रेस भी होता है जब आप कुछ ज्यादा ही सोच लेते हो, जिससे आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। हेल्थ यहाँ पर मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, दोनों तरीके के हो सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इमोशनल इम्बैलेंस, पुअर कंसंट्रेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सारे ही आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब ये जो स्ट्रेस है, इसको हमको मैनेज करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए उसको थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हमको सिंपली एक बढ़िया जो तरीका है वो है कि आप अपने स्ट्रेस से भागो नहीं, उसको हैंडल या फिर टैकल करना सीखो। जैसे हैंडल स्ट्रेस इफेक्टिवली, मेंटेन द बैलेंस बिटवीन लाइफ वर्क एंड रिलैक्सेशन। तभी आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा बहुत हद तक तो कम कर पाओगे, जिससे कि क्या होगा, आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस्ड होगी, हेल्दी होगी एंड प्रोडक्टिविटी आपको दिखेगी। अगर आप स्ट्रेस रहोगे तो कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, एंजाइटी होगी और आप घर पे ही पड़े रहोगे और आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। अब इस स्ट्रेस को हम मैनेज करने के लिए तीन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ABC फॉर्मूला जो भी है। A फॉर एडवर्सिटी, B फॉर बिलीफ एंड C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। एडवर्सिटी में क्या होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हम डील करना सीखते हैं। बिलीफ में आपका थॉट या फिर रिएक्शन देखते हैं हम, और कॉन्सिक्वेंसेस में आपके रिजल्ट से रिलेटेड जो भी आप एक्शंस करते हो उसको हम मैनेज करते हैं। एंड इसका की आइडिया यही है कि आप आउटकम्स को डिसाइड करो, ना कि उस सिचुएशन को। आप आउटकम्स से रिलेटेड टर्म जो भी आपको करना है वो करो, लेकिन आप सिचुएशन पे उतना ध्यान मत दो। आप देखो क्या कर सकते हो या फिर क्या नहीं कर सकते, तभी जाके आपको एक ब्रॉड आइडिया मिलेगा कि इस सिचुएशन से डील कैसे करना चाहिए, और तब जाके आपका स्ट्रेस भी मैनेज हो पाएगा। एंड इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये हमारा फोकस बढ़ाता है, हमको खुशियां देता है, मतलब हमारी हैप्पीनेस को डबल कर देता है, एनर्जी बूस्ट करता है और रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी बहुत हेल्प करता है। एंड वहीं पे अगर बात करें 3 मैनेज स्ट्रेस के, मतलब 3 स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस, जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग है, जिसमें फर्स्ट है अवेयरनेस। आपको अवेयर रहना चाहिए कि आपकी सराउंडिंग में क्या है, आपसे क्या मांगा गया है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, कैसी सिचुएशन को डील करनी है, इनसे रिलेटेड। इसमें आप देखोगे कि ये इनिशियल सिम्टम्स आपको दिखेंगे, जैसे हेडेक, स्लीपलेसनेस, वरी, ये सारे कुछ साइंस है जो जिससे कि आपको अवेयर रहना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। फिर आइडेंटिफाई करो उस कॉज को जिससे कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, जैसे एग्जाम का प्रेशर है, फैमिली इशू है, या फिर पुअर हेल्थ हैबिट है, जो भी है उस सिचुएशन को आप आइडेंटिफाई करो एंड देन अप्लाई टेक्निक्स। जो भी आप टेक्निक अप्लाई करके उस स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो, वो सारे ही टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो एज पर योर बेनिफिट, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो पाए। एंड अगर आपको टेक्निक के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपके बुक में बहुत सारी टेक्निक्स गिवन है, जैसे कि फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करो, देन है एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, बाहर घूमो, अपने नेचर से इंटरेक्ट करो, हेल्दी डाइट लो, पॉजिटिव रहो हमेशा, स्टे ऑर्गेनाइज मतलब डिसिप्लिन में रहो, प्रॉपर स्लीप लो एंड टेक ब्रेक्स ऑल्सो, एंड द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर 8-9 जो पॉइंट्स थे वो मैंने मिस कर दिया है, बट आप अपने बुक में देखोगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स और दिखेंगे, तो आप वहां से भी इजीली देख सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है, टेक्निक्स है, ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश में ही लिखा है मैंने, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप यहाँ पर देख सकते हो, सारी ही चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। तो एक बार आप लुकअप करो, ये सारे वो टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत हद तक अपना स्ट्रेस जो है रिलीव कर पाओगे। तो ये तो थी सारी आपकी स्ट्रेस से रिलेटेड बातें। फिर हम एक और इम्पॉर्टेंट बात को भूल रहे हैं, जो कि है हमारा इमोशन इंटेलिजेंस। इसका बेसिक मतलब होता है कितना अच्छे से आप किसी और का इमोशन या फिर खुद का ही इमोशन समझ पा रहे हो, उसको मैनेज कर पा रहे हो या फिर कंट्रोल कर पा रहे हो। यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जब हम दूसरे के इमोशंस को समझ पाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप ही बताओ, कोई इंसान है वो मातम में गया है और वहां पर जोक क्रैक कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है? ऑब्वियसली नो। अगर उसको यही नहीं पता कि शोक में हम दुख मनाते हैं और वहां पे जाके वो हंसी टिटोली कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्योंकि वो पागल ही कहलाएगा उस सिचुएशन में। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस तो नहीं है। लेकिन उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम बात करें कि
कोई है जिससे आप दुख शेयर कर रहे हो और वो आपकी तकलीफ समझ रहा है, जैसे कि हमारी मदर, तो वो इमोशनली इंटेलिजेंस होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है, जो आपको देखते ही समझ जाते हैं कि आप किस सिचुएशन से डील कर रहे हो। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। एंड इसकी की स्किल्स की बात करें तो यहाँ पर 3 स्किल्स हैं, जैसे इमोशनल अवेयरनेस, आपको इमोशनली समझ में आना चाहिए कि ये फीलिंग्स है, ऐसे हम इस फीलिंग को फील करते हैं। अगर आपको दुख हो रहा होगा तो आप सैड होगे, अगर आपको खुशी हो रही होगी तो आप हैप्पी होगे, तो ये कुछ इमोशनल अवेयरनेस में आता है। फिर हार्नेसिंग इमोशन, मतलब यूजिंग इमोशन पॉजिटिवली, जो भी आप इमोशन को फील कर रहे हो उसका पॉजिटिव यूज ही कहलाता है हार्नेसिंग इमोशंस। एंड थर्ड आता है मैनेजिंग इमोशंस, मतलब अपने रिएक्शंस को कंट्रोल में रखो। अगर आपका गुस्सा आ रहा है तो ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी का जाके मुंह फोड़ दो, ये मैनेज नहीं है, मतलब ये प्रॉपर मैनेजमेंट तो नहीं है। तो हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, तभी आप एक इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे कहलाओगे। एंड इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे प्योर इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी होती है जो बहुत जल्दी ही गुस्सा हो जाते हैं या फिर चिल्लाते रहते हैं, और गुड इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी होती है जो प्रेशर में भी, अंडर प्रेशर में भी, अंडर एंग्री में भी या फिर अंडर ग्रीफ में भी एक्सेप्ट करता है एंड कामली चीज़ों को हैंडल करता है, तो उसकी गुड इमोशनल इंटेलिजेंस है ना। एंड वहीं पे अगर बात करें स्टेप्स टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर आपके बुक के अकॉर्डिंग 3 स्टेप्स हैं, जैसे अंडरस्टैंड योर इमोशन, थिंक रेशनली एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड कामनेस। रेशनली मतलब ओवरऑल आपको समझना चाहिए, ओवरऑल आपको थिंक करना चाहिए, ये नहीं कि आपको जो लग रहा है वही ठीक हो, दूसरे का दूसरा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग उसका इमोशन भी हो सकता है, तो ये बात आपको समझना चाहिए। तो यही था हमारा सेशन 1। अब चलते हैं हम सेशन 2 पे। तो इसमें हम मेनली सेल्फ अवेयरनेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है? बेसिकली ये एबिलिटी टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योरसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने खुद के प्रति कितने अवेयर हो उसी को हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। वहीं पे अगर आप इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उसके प्रति अवेयर हो तो उसको इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कहेंगे। वहीं पे आपके बॉडी में क्या चल रहा है, आपके इमोशंस क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आपके बिहेवियर कैसे हैं, उसको आप सेल्फ अवेयरनेस कहोगे। वहीं पे आपकी स्ट्रेंथ भी आ जाते हैं और वीकनेसेस भी आ जाते हैं, एंड ये हेल्प करता है हमारे पर्सनल एंड एज वेल एज प्रोफेशनल या फिर स्किलफुल डेवलपमेंट में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा है। एंड जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तो वो जो हमारी वीकनेस जो भी होती है वो हमारे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर उसको हम हाइड कर लेते हैं जिससे दूसरा वाला हमारे वीकनेस का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अपने लाइफ में भी फेस करोगे, आपको समझ में आएगा कौन से दोस्त आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी लड़की आपका इस्तेमाल कर रही है या फिर कौन सा लड़का आपका इस्तेमाल कर रहा है। इस उम्र में ये चलता ही है, तो आप इनसे टैकल करोगे, एंड कॉलेज में तो ऑब्वियसली करोगे। एंड इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि ये बेटर डिसीजन मेक में हेल्प करता है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करवा देता है, जिससे क्या होता है आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हो अपने लाइफ में, जो कि आपके फाउंडेशन बन जाता है एट द एंड फॉर योर लाइफ सक्सेस, है ना। तो सेल्फ अवेयरनेस भी मैंडेटरी है और मस्ट है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। अब उसको पहचानेंगे कैसे? तो इसमें आप देखोगे खुद को पहचानने के लिए या फिर नोइंग योर सेल्फ की अगर बात करें, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, वैल्यूज, बिलीव्स, ओपिनियन, एटीट्यूड, बैकग्राउंड, स्किल्स, लिमिटेशन, सबको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप अपने प्रति जागरूक हो पाओगे या फिर सेल्फ अवेयर हो पाओगे। एंड उसके लिए आप ये क्वेश्चंस रेज कर सकते हो खुद से, जिससे कि आपको ब्रॉड आइडिया मिलेगा व्हाट योर वीकनेसेस एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स आर। फिर आता है हमारा डीप सेल्फ अवेयरनेस। इसमें आप बियॉन्ड योर क्वालिफिकेशन और एक्सटर्नल आइडेंटिटी आप फोकस करते हो आपके इंटरनली जो चल रहा है, जैसे इंटरनल स्ट्रेंथ आ गया, इंटरनल टैलेंट, बिहेवियर पैटर्न, वीक एरियाज, ये आप डीप सेल्फ में चले जाते हो, स्पिरिचुअली मान लो एक तरीके से, जिससे जिसको हम डीप सेल्फनेस कहते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता तो होना ही चाहिए। फिर अगर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात करें तो आपको पता ही होगा, स्ट्रेंथ वो सारी कैपेबिलिटीज जो आप इजीली कर लेते हो, एंड वीकनेसेस वो सारी चीजें जिनको आपको इम्प्रूव करना चाहिए और जिसको करने में आप बहुत स्ट्रगल करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप क्रिएटिव हो, है ना, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो वो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप स्किल्ड हो वो आपके स्ट्रेंथ है। एंड वहीं पर अगर वीकनेस की बात करें, डिफिकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो आपकी वीकनेस है। लैक ऑफ फ्लुएंसी इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही हो, तो वो आपकी वीकनेस है। पुअर इमोशनल कंट्रोल, वो आपके वीकनेसेस है। ये इन जनरल लिखा है, जरूरी नहीं है सबके सेम ही हो, सबके सेम कभी नहीं होते, अलग अलग होते हैं। एंड इंटरेस्ट और एबिलिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं 2-2 नंबर में।
कि इंटरेस्ट क्या होता है और एबिलिटी क्या होता है। बहुत बार ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को सेम ही कंसिडर करते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरेस्ट वो सारी चीज़ें हैं जिसको करने में आपको मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हो, जैसे जिसके लिए आप क्यूरियस रहते हो हमेशा और चाहते हो कि उसको सीखें, तो वो आपका इंटरेस्ट है। और एबिलिटी आपको पहले से आता है, बस आप उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, तो उसको एबिलिटी कहेंगे। जैसे स्किल यू कैन परफॉर्म वेल इज योर एबिलिटी, या फिर स्ट्रेंथ जो भी है जिसमें आप स्किल्ड हो नेचुरली, उसको हम आपकी एबिलिटी कहेंगे या फिर कैपेबिलिटी जो भी है। एंड इसका मेजर डिफरेंस यही है कि इंटरेस्ट जो है व्हाट यू लाइक इज कॉल्ड योर इंटरेस्ट, एंड एबिलिटी व्हाट यू आर गुड एट, तो वो आपका एबिलिटी है, जो कि यहाँ पर लिखा है, आप देख लो। फिर आता है हमारा सेशन नंबर 3, सेल्फ मोटिवेशन। इस सेशन में हम वही सारी चीज़ें देखेंगे जिससे हम अपने आप को मोटिवेट कर पाए। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन की बात करें तो आपकी जो इनर ड्राइव है, मतलब जब आप खुद से अंदर से कुछ चीज़ को करने में मतलब पुश करते हो, तो वो आपकी मोटिवेशन कहलाती है, इनर मोटिवेशन बेसिकली। जैसे कि आप देखोगे सेल्फ मोटिवेशन इज द इनर ड्राइव दैट पुशेस यू टू एक्ट विदाउट नीडिंग प्रेशर फ्रॉम अदर्स, मतलब कोई आपको प्रेशर नहीं करता, आप खुद को पुश करते हो कोई काम को करने में, तो वो आपकी सेल्फ मोटिवेशन कहलाएगी। एंड इसकी अगर सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करें, इट कीप यू मूविंग व्हेन नो वन इज वॉचिंग फॉर और फोर्सिंग यू। ये बेसिकली इंटरनली आप करते हो, मतलब खुद से जो करते हो उसको हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। वैसे तो ये दो टाइप के मोटिवेशंस होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वही सेल्फ मोटिवेशन कहलाती है जब आप खुद से करते हो, और एक होता है एक्सट्रिंसिक जो कि आपको कोई दूसरा आपको लालच देता है। जैसे कि आपकी मदर कह रही है कि आपको साइकिल मिलेगी अगर आप 10th में अच्छा स्कोर करोगे, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है जिसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं। तो ये दो अलग अलग मोटिवेशंस है, आपके पेपर में भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर और डिटेल में बता दिया है। जैसे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में एक आता है हमारा इंटरनल मोटिवेशन जिसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं, और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन जिसको हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड बेस्ड होता है और इंट्रिंसिक इंटरेस्ट या लव बेस्ड होता है ना। जैसे कि मैंने बोला था, जब आप खुद से कोई काम करना चाहते हो और उस काम को करके आप सेटिस्फाइड या फिर हैप्पी रहते हो, तो उसको आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहोगे। एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है, एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे डांसिंग, प्लेइंग, जो भी आपका इंटरेस्ट है जिसको आप खुद से करते हो उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। और एक्सटर्नल में आपको रिवॉर्ड दिया जाता है उस काम को करने के लिए, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आ जाता है। इसमें आपको रिवॉर्ड देंगे, कुछ भी आपको लालच देंगे बेसिकली। फिर आता है क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। जो भी पीपल सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं उसको देखते ही हमको पता चल जाता है। एंड इनकी जो क्वालिटीज होती है उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे उन्हें पता रहता है लाइफ में क्या चाहिए, वो इम्पोर्टेंस को समझते हैं, टाइम का इम्पोर्टेंट, वर्क का इम्पोर्टेंट, लोगों का इम्पोर्टेंट सब समझते हैं। एंड डेडिकेटेड रहते हैं जो इनका गोल होता है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। एंड फोकस्ड भी ओवरऑल हमेशा रहेंगे। इसी से पता चल जाता है कि कौन सा बंदा जो है सेल्फ मोटिवेटेड है इन अवर सराउंडिंग। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत फेमस बंदों के हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो के जो ओनर है श्रीधरन, वो हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, मोटिवेटेड है और हमेशा सक्सेस अचीव करने के लिए अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं। एंड उसी के कॉन्ट्रास्ट में एमडीएच के जो ओनर है महाशय धर्मपाल गुलाटी, ये आपके बुक में से लिया गया है। उन्होंने अपना स्टार्टअप बहुत ही छोटे से बनाया था, एंड देन उस स्टार्टअप को अब देखो कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। ये तभी हो पाया क्योंकि उनके गोल्स जो थे क्लियर थे और वो बहुत ही डिटरमाइंड थे, तभी ये हो पाया। ऐसे ही डिटर्मिनेशन या फिर मोटिवेशन आप भी हो सकते हो अगर आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे इन योर डेली लाइफ। जैसे आप आइडेंटिफाई करो आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, जो करके आप बहुत ही इंजॉय करते हो, उन सब चीज़ों को देखो क्या है बेसिकली जो आप करते हो और मोटिवेटेड रहते हो या फिर इंटरेस्ट पैदा होता है आपके भी अंदर। फिर आता है सेकंड, आपके स्ट्रेंथ को जानो, क्या आपके स्ट्रेंथ्स है, आपके गोल्स को क्लियर करो, सेट करो, मुझे यही चाहिए, ये नहीं कि मुझे पास होना है, तो वो तो जनरल हो गया। अगर आपको पता है कि आपको बोर्ड में 90 या फिर 95 या फिर 80 या फिर 70 तक स्कोर करना है, एग्जैक्टली कितना स्कोर करना है, तभी आप उस गोल को अचीव करने के लिए आप पढ़ने में इंटरेस्ट लोगे। अदरवाइज आपको सब वेगली ही लगेगा कि हाँ पढ़ लेंगे हो जाएगा, ऐसे काइंड ऑफ ऐसे चलता है।
फिर प्लान करो, ऐसा नहीं कि सब सेट कर लिया, गोल इतना हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट ये है और आप कुछ नहीं कर रहे। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आउटकम भी जीरो आएगा, मैं पहले ही बता दूं, आप फेल होगे। इसीलिए पढ़ो, आज इतना पढ़ा कल इतना पढ़ेंगे फिर रिवाइज करेंगे, आज इतना पढ़ेंगे कल इतना पढ़ेंगे फिर रिवाइज करेंगे। ऐसे अपने प्लान्स को, एक्शंस को आप परफॉर्म करो एंड उसको रीप्लान करो अगर ज़रूरत है, एंड देन फिर परफॉर्म करो। और परसिस्टेंट रहो, मतलब डिटरमाइंड रहो, रेगुलर रहो, जिससे कि आप स्कोर हमेशा ज़्यादा कर पाओगे। ये आप खुद भी नोटिस कर सकते हो। इसको चेक करने के लिए हम एक टास्क कर सकते हैं, ये आप करना बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। आप एक महीना एक गोल को कंप्लीट करने के लिए, एंड गोल वही चूज करना जो पॉसिबल हो, ये नहीं कि रातों रात अंबानी बन जाएंगे। तो गोल वही चूज करना जो पॉसिबल हो, एंड उसके लिए आप काम करो। देखो एक महीने में आप प्रोग्रेस कर पा रहे हो या नहीं। आई एम श्योर आप कर पाओगे, एंड इसी से आपकी जो गोल है उसके लिए आप एक स्टेप तो आगे बढ़ ही जाओगे। तो वाई नॉट उस स्टेप को अभी से हम ले लेते हैं। अगर मान लो आपको यूट्यूबर बनना है तो कल क्यों स्टार्ट करें, आज स्टार्ट करो और रेगुलर रहो। जब तक परसिस्टेंट नहीं रहोगे आपका कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए परसिस्टेंट रहो, मोटिवेटेड रहो आपके गोल के प्रति, और आपका काम जो है करते रहो। फिर आता है हमारा सेशन नंबर 4, सेल्फ रेगुलेशन एंड गोल सेटिंग। इसमें बेसिकली हम अपने गोल को कैसे डिफाइन करें, कैसे गोल होना चाहिए, एंड उसको सेल्फ रेगुलेट कैसे करें, उससे रिलेटेड देखेंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। अगर आपको पता ही नहीं है आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या अचीव करना है, तो आप उस चीज़ को कैसे ही अचीव करोगे। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है। आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए आपका पर्पस क्या है, आप क्यों अचीव करोगे, कितना अचीव करोगे, कब अचीव करोगे, सब आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। एंड व्हाट आर योर गोल्स, आपकी डेडलाइन कब होनी चाहिए कि वो उस गोल को हम तब तक कंप्लीट कर लें कि अब तक हमारा ये पूरा हो जाना चाहिए, जिससे कि आपका टाइम बचेगा, आपके रिसोर्सेज बचेंगे एंड ऑल, सब कुछ बचेगा। इसीलिए मैं तब से कह रहा हूँ कि आपका गोल डिफाइन करो। गोल वो चीज़ है जिसको आपको अचीव करना है, और सबका गोल एक नहीं होता, सबके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आपका फ्रेंड 90 अबव अचीव करना चाह रहा है बोर्ड में, आप 80 में ही खुश हो, तो कोई बात नहीं, वो आपका गोल है, इसमें कोई बुराई नहीं है, जब तक कि आप फेल नहीं हो रहे। फेल हो गए तो फिर क्या ही गोल हुआ, है ना। तो सबके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, एंड इन गोल को सेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेकंड स्टेप में लिखा है प्लान हाउ टू अचीव देम, तो वही कहलाएगी हमारी गोल सेटिंग। एंड इसके इंपॉर्टेंस में आप देख सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा फोकस रहने में, अवॉइड करेगा जो भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अनइम्पॉर्टेंट टास्क में, एंड आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल ऑब्वियसली उसके लिए भी हेल्प करेगा गोल को अचीव करने के लिए। एंड इसके लिए आपके पास एक रूल गिवन है एज पर योर बुक, विच इज स्मार्ट। देखो नाम ही कितना स्मार्ट है, तो SMART ये बहुत बार, क्या हर बार पूछता है आपके SA1 में, SA2 में, या फिर बोर्ड प्री बोर्ड ले लो, हर किसी में स्मार्ट तो आता ही है। तो SMART जो मेथड है वो स्मार्ट मेथड है, जिसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आप इफेक्टिवली एंड प्रैक्टिकली आपके गोल को अचीव कर पाओगे। जैसे इसको अगर डिटेल में बात करें तो एस जो स्टार्ट होता है स्पेसिफिक, जैसे एस फॉर स्पेसिफिक, मतलब आपके गोल को क्या चाहिए, मतलब आपको क्या एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसमें स्पेसिफिक रहो, वेल डिफाइंड रहो। एंड इसके लिए आप ये टर्म इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या, कब, कहाँ, कितना, कब चाहिए, कैसे चाहिए, है ना। एन एग्जाम्पल में भी आप ये पढ़ सकते हो, नॉट सो इम्पोर्टेंट। एंड सेकंड आता है एम फॉर मेजरेबल, मतलब कितना आप कर पाए हो अचीव, कितना आपको करना है, कितना आप कर सकते हो, ये सब आप मेजर करो। एंड ए फॉर अचीवेबल, कितना पॉसिबल है आपको वो अचीव करना, वो भी पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि एक दिन में मैं 1 करोड़ कमा लूंगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। आप एक दिन में 100, 200 हज़ार, 2000 इतना कमा सकते हो एज पर योर एज, तो वो अचीवेबल है, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट आता है आर फॉर रियलिस्टिक, हमेशा रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल रहो। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि रातों रात मेरे पंख उग जाएंगे, तो वो तो रियलिस्टिक है ही नहीं, वो तो इमेजिनरी है। तो हमको भी रियलिस्टिक चीज़ें ही अपने गोल में रखना चाहिए, जो अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो एंड सेंसिबल भी हो। एंड टी फॉर टाइम बाउंड, मतलब आपका एक डेडलाइन होना चाहिए कि इस टाइम तक हम इसको अचीव कर लेंगे। तो ये था हमारा स्मार्ट मेथड, जो कि आप अगर अप्लाई करोगे इन योर गोल सेटिंग और गोल को अचीव करने के लिए, तो आप बहुत हद तक अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाओगे। इसके फीचर में भी आप वही चीज़ देखोगे कि SMART, जैसे S ये आ गया, MA आ गया, A आ गया, R आ गया, T आ गया, तो ये जो इसके फीचर्स हैं ये इसके नाम से भी कोरिलेट करते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखे हैं, तो इसको अलग से एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप याद रखना ये सब। फिर आता है हमारा लास्ट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ रेगुलेशन। टाइम मैनेजमेंट तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम को ही मैनेज नहीं करोगे तो टाइम भी आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। जो टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं, टाइम उनको इंपॉर्टेंस देता है।
टाइम मैनेजमेंट बेसिकली एबिलिटी होती है जहाँ पर हम अपने टाइम को डिवाइड करते हैं एज पर आवर प्रायोरिटीज, जहाँ पर हम अपने टाइम को उसको ज़्यादा टाइम देते हैं जो हमारी प्रायोरिटी होती है और उनको कम देते हैं जो हमारी प्रायोरिटी नहीं होती, जिससे हम अपने जो भी काम है अच्छे से सॉर्ट कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं ना जिसको इम्पोर्टेंस ही नहीं है उसी को हम एक एक दो दो घंटे दे रहे हैं, उसका आउटकम तो वैसे भी कम ही आना है, तो वाई नॉट हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें जो ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए। उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे टाइम मैनेजमेंट इज एबिलिटी टू प्लान योर टाइम, कंट्रोल व्हाट यू स्पेंड, मतलब यहाँ पे टाइम की बात की गई है, एंड अपने टास्क को कितनी एफिशिएंटली कंप्लीट कर रहे हो एज पर योर लिमिटेड टाइम, उसी की बात की गई है। एंड अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, अगर आप टाइम मैनेज करते हो तो ये हेल्प करेगा आपको कोई भी काम को ऑन टाइम कंप्लीट करने में, ऑर्गेनाइज्ड रहने में, अपने स्ट्रेस और लास्ट मिनट वर्क का जो भी प्रेशर रहता है उसको अवॉइड करने में और बैलेंस रखने में इन योर स्टडीज और फन टाइम या फिर फन एक्टिविटीज जो भी करते हो उसके अंदर भी ये बैलेंस रखेगा। ये तो आपको भी पता होगा। एन एग्जाम्पल से अगर हमको समझना है तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक गुड एग्जाम्पल और एक बैड एग्जाम्पल। आप ये भी पढ़ सकते हो या फिर मेरे ही बातों को सुन लो, आपको अच्छे से समझ आएगा। एक बच्चा है रोहित जो कि खेलने में बहुत अच्छा है, तो वो खेलने में ज़्यादा टाइम देता है एज पर द क्या कहते हैं एकेडमिक्स में। तो आप बताओ क्या वो अच्छा बच्चा है, टाइम मैनेज अच्छे से कर रहा है या फिर नहीं कर पा रहा? मेरे ख्याल से तो वो कर रहा है। अगर उसको पता है कि उसका गोल किस साइड है तो वो उसी के प्रति मतलब उसी के लिए ज़्यादा टाइम भी दे रहा है, तो वो अच्छी बात है। हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, लेकिन वो अच्छा है अगर उसको पता है उसका गोल क्या है ना। वहीं पे एक बच्चा जो एकेडमिक्स में अच्छा है वो एकेडमिक्स में कम टाइम दे रहा है और सिमिलरली स्पोर्ट्स में ज़्यादा टाइम दे रहा है, तो यहाँ पर ये बच्चा क्या कह रहे हैं गलत कर रहा है, क्योंकि वो जिसमें अच्छा है उसमें टाइम ही नहीं दे रहा। तो जाहिर सी बात है उसमें वो गलत ही कर रहा है, टाइम सही से वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। ऐसे भी हो सकता है क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट रहते हैं और उनका गोल अलग अलग रहता है, तो ये डिपेंड करता है। मैं बस आपको समझाने के लिए ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ, अदरवाइज आप इन एग्जाम्पल को देख सकते हो। इसको और डिटेल में अगर हम देखें तो 4 इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं। पहला है ऑर्गेनाइज, आपके काम को ऑर्गेनाइज करो। वही चीज़ें जो मैंने अभी बताया वही आपके बुक में टर्म वाइज दी गई है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपके काम को ऑर्गेनाइज करो। प्रायोरिटाइज करो कि क्या आपको पहले करना है, कितने को ज़्यादा टाइम देना है, उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करो। कंट्रोल में रखो, जो मतलब फोकस रहो कि ये काम कर रहे हैं तो अभी इसी पे फोकस रहेंगे, इसी को हम अभी करेंगे। एंड फोर्थ, ट्रैक करो कितना हो गया, कितना बाकी है, जिससे क्या होगा आपका जो ट्रैक है वो आप लुक बैक जब भी करोगे तो आपको दिखेगा कि इसको अब तक निपटा नहीं ना चाहिए था, तो उसमें अब फिर ज़्यादा टाइम दोगे जिससे कि वो कवर अप हो जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपने कितना कर लिया है, कितना करना बाकी है, तो फिर वो डेडलाइन तक पूरा नहीं हो पाता है ना। तो ये कुछ 4 स्टेप्स थे टाइम मैनेजमेंट के, तो यहाँ पर आप पढ़ लो, इजीली आपको दिख जाएगा। अदरवाइज ये नोट्स जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप और एज वेल एज हमारी जो वेबसाइट है वहाँ अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा यही हमारे कोर्स कंटेंट का लास्ट टॉपिक था। इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ टिप्स लाया हूँ जिससे आप अपना जो टाइम मैनेज है इफेक्टिवली करना और देखना क्या ये आपको हेल्प कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। जैसे कि कभी अपने टास्क को डिले मत करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि आज का काम कर लेंगे कल कर लेंगे एंड सो ऑन, ये सब भी मत करो। आपका जो स्टडी एरिया है उसको क्लीन रखो। हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हेल्प करती है आपके साइकोलॉजिकली। एंड एक टाइम जोन बनाओ या फिर एरिया बनाओ जहाँ पर डू नॉट डिस्टर्बेंस का जोन हो, जहाँ पर आप फोकस कर पाओ अपने टास्क में। एंड आपका जो टाइम जो आपका बच जाता है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में यूटिलाइज करो। ये नहीं कि कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें कर ली जिससे आपका बस टाइम खराब हुआ, जैसे मूवीज़ देख ली बेफालतू की, जिससे क्या होता है बस टाइम ही वेस्ट होता है। उसके जगह आप कुछ सीखने की मूवीज देख सकते हो जिससे आपको कुछ सीखने को मिला, वो सब चीज़ें देख सकते हो, जिसको हम प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम भी कहते हैं। एंड अपना टू डू लिस्ट बनाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब। एंड प्रायोरिटाइज करो अपने टास्क को, क्या अभी करना है, कब कल क्या करना है, सो ऑन। एंड जो सारी यूजलेस चीज़ें हैं उनको हटा दो। अब जब ये सब चीज़ें कर लोगे ना, आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि आप ये कर रहे हो भी या फिर नहीं कर रहे। ये अगर आप करोगे ना तो आप देखोगे बहुत हद तक आपको साइकोलॉजिकली हेल्प मिलेगा आपके टाइम को मैनेज करने के लिए। टाइम मैनेज करोगे तो स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो सेल्फ अवेयरनेस होगी, सेल्फ अवेयरनेस होगी तो सेल्फ मैनेजमेंट भी होगा, सेल्फ मैनेजमेंट होगा तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपके लिए बेनिफिट देगा। दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट में।